क्लास 12th फिजिक्स का पेपर लगभग 30 दिन दूर है और मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि पेपर का लेवल हर साल बढ़ रहा है। तो इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स का वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन भी है इसके अंदर जिसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर, अगर मैं 1 की बात करता हूं तो इसके अंदर काफी ग्राफ्स आप सभी को देखने को मिलते हैं, चाहे E = KQ/R² की बात करें। लेकिन जो आप सभी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे बेस्ड। पहली एप्लीकेशन जो आप सभी की है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, तो वहां पे आप देखते हैं E = क्या होता है 2λ/4πε0r है। यहां पे आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो R है उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ आप सभी को देखने को मिलता है। इसके बाद में सेकंड जो आप लोगों का ग्राफ है वो है आप लोगों की जो गॉस लॉ की थर्ड जो आप लोगों की एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं। यहां पे आप बोलोगे कि यार हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी स्फेरिकल जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसकी दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो होलो होगी या सॉलिड होगी। अगर होलो की बात करते हो तो जितना भी आप चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है उसके सरफेस के ऊपर चला जाता है। अगर सरफेस के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब अंदर चार्ज नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। बाहर की अगर मैं बात करता हूं तो KQ/R² आप सभी का होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। वहीं अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो अब सॉलिड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि यार अंदर तुम्हारा चार्ज है, अगर अंदर चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं बाहर की बात करता हूं R² के। तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। अब यहां पे बोला जाता है कि सर मैं अगर यहां पे बोल रहा हूं किसकी बेटा, मैं अगर यहां पे बात कर रहा हूं तो देखो आपको पता होना चाहिए कि सर ये तुम्हारा है ना, अगर ओमिक की बात कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनकी बात अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक बोलते हैं। जो नॉन ओमिक कौन होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये एग्जांपल किसका है, नॉन ओमिक का है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग डायोड्स को ले सकते हो। यहां पे मैंने ये जो बनाया है ना ये गुड कंडक्टर का बनाया है, जिसकी वजह से ये क्या है थोड़ा सा आप सभी को यहां पे इस तरीके से देखने को मिलता है। और अदरवाइज अगर ये गुड कंडक्टर आप लोग नहीं लेते हो तो ये ग्राफ आप लोगों का क्या है, बोलो सर सीधा ही आप सभी को देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ आप सभी का क्या होता है, सीधा ही आप सभी को देखने को मिलता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के I आप सभी का होता है। अगर मैं आगे चलता हूं, आगे आप लोग देखेंगे यहां पे, तो आगे आप लोग देखोगे कि सर जी हमारा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का कैसे इंपैक्ट होता है। आपको याद है अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स के केस के अंदर, तो कंडक्टर में से क्या होता है सर एक सर्टेन वैल्यू के बाद में टेम्परेचर जब आपका बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और उसके बाद में कंडक्टिविटी डाउन होती है और टाउ भी क्या होगा, डाउन होगा। तो उस केस के अंदर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कौन सा इसके अंदर से केस है जो हमारा कंडक्टर का है। दूसरा सेमीकंडक्टर की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी, एग्जांपल क्या होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात कर रहे हैं कि सर जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और टाउ हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ आप सभी को वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग आगे आते हैं तो आप वेरिएशन जो I है वर्सेस R का आप लोग देख सकते हो, ये आप सभी के सामने है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं इसको। इसके बाद में और क्या होगा बोलो सर, इसके बाद में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, स्ट्रेट जो आपका थिक वायर होता है उसकी वजह से, तो आप बोलोगे देखो अगर मैं कोई भी वायर ले रहा हूं तो उसकी 3 कंडीशन लूंगा, इनसाइड और उसकी सरफेस और एक है बाहर की तरफ। तो अगर मैं सिलिंड्रिकल शेप की बात कर रहा हूं तो उस केस में आप देखोगे जैसे आपने अभी देखा था ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर सॉलिड के अंदर देखा था, तो वही चीज है कि यार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, इनसाइड की बात करेंगे, और आउटसाइड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, R के है, यानी कि जैसे जैसे आपका R बढ़ेगा वैसे वैसे B की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, अगर बाहर की तरफ आप लोग बात कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे आप बात करोगे यार प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं, रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ वहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो उस केस में आप लोग क्या बोलते हो कि सर वोल्टेज एंड करंट हमारे क्या होते हैं, दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं, तो आप लोग इसको देखते हो ये सेम फेज के अंदर है। वहीं अगर आप लोग यहां पे ले लेते हो क्या, इंडक्टिव सर्किट ले लेते हो, तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर आप लोग क्या बोलते हो कि यार वोल्टेज मेरा क्या करता है, लीड करता है करंट से, कितना π/2 से। तो वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इस केस की हम लोग बात करेंगे। वहीं एक और आप लोगों का होता है, वो होता है जो आप लोगों का क्या होता है, रिएक्टिव इंडक्टेंस के बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हो तो XL बात कर रहे हो, तो ठीक है। और ये किसका, फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो आप लोग जानते हो ना क्या होता है, बोलो सर यहीं पे हम लोग लिखते हैं ओमेगा L इज इक्वल टू क्या होता है। अभी अब यहां पे देखना एक चीज और आपको दिमाग में बिठाना है, क्या बोला सर, XL इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं XL इज इक्वल टू ओमेगा L आप सभी का होता है। XL इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2πfL आप सभी लिखोगे, यानी कि सर यहां पे फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XL। ठीक है, अब याद रखना ये दोनों के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मैं बात करूं इन दोनों की। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि सर अगर मैं आपसे करंट की बात करता हूं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R होता है, लेकिन इसकी जगह XL आ जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिमाग में बिठा लीजिएगा, यानी कि करंट पे भी इसका इंपैक्ट आप सभी को देखने को मिलता है।
अगर मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात यहाँ पे करता हूं तो आगे अगर हम लोग चलते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोग क्या देखते हो कि सर यहां पे मेरा करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज मेरा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है इस केस के अंदर। वहीं अगर इन दोनों की बात करते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन आप सभी को देखने को मिलता है। कैसे? देखिए अगर मैं XC की बात करता हूं तो ये क्या होता है 1/ω/c आप सभी का है, और ये क्या हो जाएगा 1/2πfc आप सभी का हो गया है, यानी कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल F आप सभी का है। बोलो है ना, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल F है, और अगर मैं F को इंक्रीज करूंगा तो XL डिक्रीज होगा, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू V/XC है, यानी कि तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये डिक्रीज होगा और करंट क्या करेगा, इंक्रीज। यानी कि मैं अगर करंट की बात करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। ये भी आप लोग कर सकते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग चैप्टर नंबर 8 में आते हैं तो वहां पे उससे पहले आप ये भी देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसीज की बात कर सकते हो। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से अगर मेरे करंट के ऊपर इंपैक्ट आता है, क्योंकि देखो सिंपल एक चीज मैं आप सभी को बोलूंगा वो ये है कि देखो करंट के ऊपर क्यों इंपैक्ट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आप लोगों का वेरी करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे चीजों को इस तरीके से देखते हैं, क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि कल शाम को 5 बजे आप सभी के लिए कंप्लीट जो फिजिक्स है बुक 1 के कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं, तो ये देखना सबको कंपलसरी है। सब लोग इसका रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात है कि अब बारी आ गई है कि हमें अपने आप को आगे लेके जाना है, अब पीछे नहीं लेके जाना है। अब जो भी है देखा जाएगा, लेकिन अब हमें मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। तो आप सभी के लिए ये सेशन है वो लग चुका है, जाके रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि कल शाम को मिलेंगे तबाही तरीके से सारी चीजें करेंगे। साथ ही साथ ये रहा देखो शार्पनेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके क्या बात करोगे रेजोनेंस की, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी शार्पनेस आप सभी को ज्यादा देखने को मिलती है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है सर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस के अंदर शार्पनेस आपको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। आगे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। तो आप जानते हो कि अगर आपकी वेव है एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो वाई डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जेड डायरेक्शन के अंदर आप सभी को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तीनों की बात करते हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल आप सभी का ये बनाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि सर क्या फेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नहीं होता है, जीरो फेज डिफरेंस आप सभी को यहां पे देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो आप यहां पे देखोगे इंटरफेरेंस के अंदर और डिफ्रेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहां पे इंटेंसिटी आप सभी की सेम होती है, तो ये आपका आएगा। और डिफ्रेक्शन के अंदर क्या होता है, इंटेंसिटी आप लोगों की रिड्यूस होती रहती है, कम होती रहती है, तो वो आप सभी के सामने इस तरीके से देखने को मिलता है। सेंटर के ऊपर मैक्सिमम आप सभी को मिलता है, सबसे ज्यादा होती है, फिर क्या होती है डिक्रीज आप सभी को देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि सर अगर मैं यहां पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात करता हूं तो किस तरीके से होता है। देखो एक ग्राफ जो है ना आप सभी का ये होता है, सबसे पहले इसकी ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर, कि जितने ज्यादा फोटोन्स आएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आप सभी की होगी, राइट है। यानी कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोटोन्स है। फोटोन्स मतलब कैसे, क्या समझ रहे हो, मतलब जितना ज्यादा फोटोन्स आप सभी के हैं, जितने ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं उतनी ज्यादा इंटेंसिटी है, और जितने ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही ज्यादा आपको करंट देखने को मिलेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरीके की देखने को मिल जाती है बेटा, डायरेक्टली रिलेशन देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप जानते हो कि यार इंटेंसिटी अगर चेंज होगी तो करंट चेंज होगा, और सरफेस जो है उसका अगर मेरे को करंट जीरो करना है, मेरे को अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट को अगर जीरो करना है तो उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोल देते हैं, तो या हम लोग इसको नेगेटिव पोटेंशियल भी आप लोग बोल देते हो। तो ये आप सभी के सामने, तो यहां पे आप जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी बढ़ा दी करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ा दी करंट बढ़ गया। लेकिन अगर मैं तीनों सर्फेसेस को अलग अलग ले लूं तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल आप सभी को अलग अलग देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर आप यहां पे देखोगे तो आपसे पूछा जाता है कि भैया मेटल 1 और मेटल 2 की बात करता हूं तो दोनों में से बताइए किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बोलोगे कि सर अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस में वर्क फंक्शन आप सभी का होता है। ई को क्या लिखते हो, एच एफ लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे, एच एफ नॉट आप सभी लिखोगे, ठीक है जी। और इसको क्या लिखोगे, ई वी नॉट। अगर मैं वी नॉट की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन में ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, माइनस में एच अपॉन में ई हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा। आप अगर लिखोगे इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करोगे तो आप इजीली कर सकते हो कि यार ये तुम्हारा क्या कहलाता है बेटा, इसी को तुम लोग कह देते हो स्लोप।
और स्लोप को किससे लिखते हो, टेन थीटा से लिखते हो, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा h/e के। ठीक है जी। v0 अगर आपका y एक्सिस के अंदर है, x एक्सिस के अंदर आप लोगों की अगर फ्रीक्वेंसी है तो आप इससे देख रहे हो। ठीक है जी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वर्क फंक्शन की, तो आप बोलोगे कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, hf0 होता है, यानी कि वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f0। आप सभी का है कि जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, अब यहां पे देखो कैसे वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, बोले सर जितना ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो वर्क फंक्शन भी कम होगा। अब यहां पे आप देखोगे दोनों में से किसकी ज्यादा है, बोले सर 2 की ज्यादा है, क्योंकि ये कंडक्शन यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो 2 की ज्यादा है, और 2 की ज्यादा है किससे, 1 से, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि 2 का आपका वर्क फंक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 के। समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग देखते हो तो ये आपका क्या है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, किस तरीके से आप लोगों का वेरी करता है। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को पता है कि अगर मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसके लिए होता है, बोला सर वो होता है आप सभी का Fe के लिए। आप यहां पे सीधा सीधा देख सकते हो, ग्राफ के अंदर आपको पता है। बाकी आप लोग यहां पे देखोगे कि किस तरीके से ये वेरी करता है। यहां पे अगर मैं He4 की बात करता हूं, उसके कंपैरिजन में लिथियम की बात करूंगा तो उसका कैसे कंपैरिजन हो रहा है उसको आप लोग यहां पे देखते हो, और आप बोलोगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ना, उनके लिए क्या करती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मास नंबर। ठीक है जी, याद रखना, याद रख लेना, ये चीज थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे चीजें होती हैं। तो आपको यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी, वो ये कि देखो नंबर 1 कौन सी है कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, 0.8 होती है। अगर इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो उस केस के अंदर फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। इससे कम डिस्टेंस है, ठीक है, ये रहा ना, देखो न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर द डिस्टेंस लार्जर देन r0 0.8 fm, और न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव इफ टू आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस लेस देन r0 है। r0 से अगर कम है तो उस केस की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसके बाद में अगर मैं और आगे जाता हूं तो आगे जाओगे तो यहां पे आप लोग पीएन जंक्शन जो डायोड है वो पढ़ते हो, तो इसके आप लोग यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो कि यार फॉरवर्ड बायस के अंदर इस तरीके से आप सभी का होता है। यहां से ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जिसके बाद में कंडक्शन स्टार्ट करता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर आप लोगों की जो बैरियर पोटेंशियल होता है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिप्लेशन लेयर वो क्या होती है, थिन होती है, और जो रिवर्स बायस के अंदर क्या होती है, वो थिक होती है। ठीक है जी। जैसे ही वो ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद में जब थिन है ब्रेक होगी तो उसके बाद में सडनली आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड बायस के अंदर मिली एम्पियर के अंदर होता है, रिवर्स बायस के अंदर माइक्रो एम्पियर के अंदर आप सभी को ये देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। अगर इसके अलावा कोई और सेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी को वो दूर कर पाऊं और चीजें आप सभी को अच्छे से करा पाऊं। राइट है। साथ ही साथ ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। कल शाम को 5 बजे रिमाइंडर सेट कर लीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये आप लोग पहुंचा पाए, क्योंकि इसके अंदर 0 से हीरो लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मजा आएगा, तगड़े लेवल पर चीजें करने वाले हैं। राइट है बेटा जी। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि प्रॉमिस भैया अब हमें 95% से ज्यादा स्कोर लेके आना है, जिससे हम लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। राइट है। तो इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो इस पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है जी, इस पे मेल कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना कैसा लगा आप सभी को, और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना, जिससे उनका भी भला हो सके और चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस के अंदर। बाय बाय टू ऑल।